हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 स्टैटिक के चैप्टर नंबर 1 स्टैटिक जो हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर के लिए शुरू किया था, चैप्टर फर्स्ट के अंडर जो मैंने आपको कही थी कि हम बेसिक डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके अंडर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसका आपको बेस क्लियर होना चाहिए फॉर डूइंग द फर्दर सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। बच्चे, बॉडी या फिर पार्टिकल क्या होता है जिस पे हम कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मान ली आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो ये क्या बन गया, आपकी बॉडी या पार्टिकल। जितनी फोर्स से हम इसको काम कर रहे हैं, फोर्स मतलब उस पर कितना आपने मोशन देना है, जितना मोशन देना है उतनी फोर्स से हम उस ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे ना बच्चे। आगे आपको देखना है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि रिजिड बॉडी क्या होते हैं। कहते हैं कि जिस बॉडी में कभी कोई चेंज ना आए, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। पर साथ में ये भी लिखा हुआ है, कहते हैं अ परफेक्टली रिजिड बॉडी डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। अच्छा, जब मैंने आपको पहले बताया कि रिजिड बॉडी क्या होती है जिसमें कभी कोई चेंज ना आए, आप एग्जांपल ले लो ट्री की। ट्री क्या है, अगर वो बहुत सालों से लगा हुआ है तो अपनी जगह पे रहता है ना। ट्री तो अपनी जगह पे है, पर जो उसकी शाखाएं हैं वो तो हवा या फिर ह्यूमन फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आ सकती हैं, मतलब हिल सकती हैं। वो कहते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है। चाहे ये पेड़ अपनी जगह पे खड़ा है पर उसकी जो शाखाएं हैं वो तो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकती हैं ना। तो कहते परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है नेचर में। चेंज इन बॉडी कहते ज़रूर दुनिया की हर चीज़ में चेंज होता है, चाहे वो थोड़ा ही हो पर होएगा। जैसे मैंने आपको ट्री का बताया, चाहे ट्री अपनी जगह पे स्टेबल रहता है पर उसकी जो शाखाएं हैं वो तो नहीं रहती अपनी जगह पे स्टेबल। वो तो एक दूसरे के साथ, चाहे उसको फोर्स लगा के काटें या फिर उनको उसका डिस्टेंस हवा की वजह से कभी इधर उधर कम ज़्यादा होए, तो चेंज इन बॉडी कैन बी स्मॉल बट होता ज़रूर है हर बॉडी में चेंज। ठीक है बच्चे, ओके। आगे आ गया डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, अ बॉडी विच चेंजेस इट्स शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जिस चीज़ में बाहर वाली फोर्सेस की वजह से चेंज आए, ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसमें हमने फोर्स लगाई तो इसमें चेंज आया ना, इसकी पोजीशन में आया, इसने कुछ डिस्टेंस तय किया तो इसमें चेंज आया, तो ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे हम, डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स में हम मोशन की बात करते हैं। मोशन हमारा सब्जेक्ट ही मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में स्टैटिक और डायनेमिक दो पार्ट्स की हम बात करेंगे। मैकेनिक्स होता क्या है कि जिसमें हम चीज़ों के मोशन की, किसी बॉडी के मूव करने की या उसके मोशन में होने की, रेस्ट करने की बातें करते हैं। मैकेनिक्स में हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में क्या बताया जाता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी इन मोशन। जो बॉडीज़ के मोशन की बात करें उसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स। और मैकेनिक्स की किस ब्रांच को स्टैटिक बोलते हैं, डायनामिक्स होता है, जिसमें हम बॉडी के मोशन की बात करते हैं ड्यू टू फोर्सेस। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद सॉलिड बॉडीज़। जो सॉलिड बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम में होने की बात करें वो उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक। तो हम जो अपने इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्टैटिक। जो बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने की बात करें, किस बॉडी के, सॉलिड बॉडी के। जो सॉलिड बॉडी की इक्विलिब्रियम में होने की बात करें दैट इज़ योर स्टैटिक। और जो बॉडी के फोर्सेस की वजह से मोशन में आने की बात करें दैट इज़ डायनामिक्स। आगे आ गया बच्चे आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जितने उसमें स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड कब ज़्यादा होएगी किसी चीज़ की स्पीड कब ज़्यादा होएगी, जब उसको कुछ डिस्टेंस दिया जाएगा। जैसे ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी जितनी स्पीड होएगी उतनी तेज़ी से वो डिस्टेंस तय करेगी ना। इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में जितना चेंज आया ड्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव। आपको पता है चेंज को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम v से।
चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में जितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस में जितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस में जितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ कॉल्ड योर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गति में जितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। डिस्टेंस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ योर वेलोसिटी। बच्चे ये दोनों को बेसिकली आपने याद रखना है, चाहे तो साइड में लिख लो इनको, ये हमें आगे दोनों काम आने वाले हैं थ्रू योर होल सिलेबस। आगे आपके पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, मैग्नीट्यूड कितनी स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ से फोर्स लग रही है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और उस पर कितनी फोर्स लग रही है। अगर फोर्स कम होएगी तो वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी स्पीड से जा रहा है ये पता होना चाहिए फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस डायरेक्शन में और किस पॉइंट से उसको फोर्स लगाई जा रही है। आगे आपके पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर सच दैट दे आर, कोई पोजीशन, अच्छा दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होएंगी, दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम कब होएंगी, जब उनका मैग्नीट्यूड, हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना फोर्स का, फोर्स को कैसे दिखाया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन से पता होनी चाहिए, वो कहाँ से फोर्स लगाई जा रही है ये पता होनी चाहिए। और इक्विलिब्रियम में दो फोर्सेस कब होएंगी, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। इसको वाया एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। दो फोर्सेस कब इक्विलिब्रियम में होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये तो है नहीं ना एक चीज़ जल्दी से भाग गई और दूसरी पीछे धीरे धीरे से जा रही है, तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मतलब वो एक तरीके से उन पर फोर्स लगनी चाहिए, सेम लाइन में जाने चाहिए या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मैग्नीट्यूड सेम हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इन फोर्सेस। क्योंकि जो देखो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे तो इनमें स्टेबिलिटी होएगी ना, कि जितना ये इससे दूरी तय कर रहा है उतनी ये इससे दूरी तय कर रहा है, दूरी हमेशा सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं या फिर सेम डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, कहते हैं फोर्सेस को और क्या क्या नाम दे सकते हैं, एक्शन रिएक्शन, अगर एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी आ रहा है ना, एक्शन रिएक्शन। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ऐसे करा, ऊपर की तरफ हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करा तो हमने एक्शन किया, वापस रिएक्शन तो आएगा ना, या फिर ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे की तरफ करा, ये हमने एक्शन किया, ये ग्रेविटी की वजह से जाके फ्लोर के साथ गया, तो एक्शन गिव्स रिएक्शन। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर, कहते जब दो, ये देखो हमने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ करा तो इस फ्लोर पे उस ऑब्जेक्ट का क्या पड़ा, फोर्स, तो दोनों ऑब्जेक्ट नीचे से जो टेबल था उसने उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स लगाई, तो इस ऑब्जेक्ट ने भी नीचे जाने के लिए, कहते जब दो फोर्सेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ क्या फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से एक्शन गिव्स रिएक्शन। ये हम न्यूटन के थर्ड लॉ में भी पढ़ेंगे, एवरी एक्शन नीड्स रिएक्शन, एवरी एक्शन इज हैविंग रिएक्शन, हर एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। आगे आ गया बच्चे आपके पास टेंशन और थ्रस्ट, टेंशन या थ्रस्ट आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे कोई हमारे पास ये इलास्टिक है और इसमें ऑब्जेक्ट को हमने टाई किया, तो हम क्या है, पहले तो ये नॉर्मल पोजीशन में था ये इलास्टिक और ये ऑब्जेक्ट, पर जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचा तो एक इसमें इलास्टिसिटी में क्या आई, खिंचाव आया ना, इसी खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन या फिर थ्रस्ट। व्हेन अ स्ट्रिंग इज़ यूज्ड टू सपोर्ट अ वेट, सपोर्ट देयर इज़ फोर्स कम्युनिकेशन टू बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग, कहते स्ट्रिंग में ना कोई
फोर्स आ रही है, सच अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। जो कहते हैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए इसमें खिंचाव तनाव आ रहा है ना, इसको हम टेंशन या क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। कहते हैं इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द टेंडेंसी इन स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज टू पुल। टेंडेंसी हमेशा, कहते हैं वेट है जो वेट अगर नीचे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग में खिंचाव अपने आप ही आएगा। कहते हैं हमेशा याद रखो कि अगर किसी चीज़ को किसी स्ट्रिंग पे लटकाया जाता है ना तो वो खिंचाव की वजह से हमेशा नीचे ही आती है। इट पुल्स अ वेट अपवर्ड्स एंड सपोर्टेड डाउनवर्ड्स। Therefore, the tension of string is always act in direction diverging out of the body under condition। कहते हैं टेंशन इस तरह कब आती है, जो वेट नीचे की तरफ जा रहा है पर उसके रिएक्शन यानी एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है पर टेंशन ऊपर की तरफ, खिंचाव ऊपर की तरफ। तो एवरी एक्शन नीड्स ए रिएक्शन। ऐसे ही आप सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो आप अच्छे से डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे बच्चे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इसको समझने के लिए ये पढ़िए आप। द फोर्स इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन इफ़ टू बॉडीज़ अप्रोच ईच अदर। अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे को अप्रोच करें तो हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन। और जब दो बॉडीज़ एक दूसरे से दूर हो तो हम बोलेंगे रिपल्शन। एक दूसरे को अट्रैक्ट हो, इसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है, दो ट्रेन के बॉक्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दो गाड़ी के डिब्बे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या है, अट्रैक्शन। और जब इलेक्ट्रिसिटी ले लो आप, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, सारी वायर में खिंचाव आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड रिपल्शन। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज़ अट्रैक्शन की एग्जाम्पल है। और टू लाइक चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिपल्शन। इलेक्ट्रिसिटी के लाइक चार्जेस क्या हैं आपके, रिपल्शन। हुक्स लॉ में बच्चे क्या है, जो हम ऊपर टेंशन पढ़ के आए हैं ना, हुक्स लॉ में वही है। कहते टेंशन किसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है, टेंशन इज़ प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी एंड इट्स नेचुरल लेंथ। The tension of elastic string is proportional to the extension of the string beyond its natural length। कहते जितनी हम वेट लटकाएंगे, जितना हम वेट टाई करेंगे, उसके विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे पास क्या होएगी कि जितनी उसकी नेचुरल लेंथ है बस उतना ही उसको उससे मतलब इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग ही खींचा जा सकता है। उससे ज़्यादा करेंगे तो ये स्ट्रिंग क्या आएगी, टूट जाएगी। The tension of the elastic string is proportional to the extension of string beyond its natural length। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हम क्या लिख सकते हैं, एनी नेचुरल नंबर लैम्डा, हमने क्या लेट कर लिया, लैम्डा। लैम्डा इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लैम्डा इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको हुक्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप ये प्रॉपर डेफिनेशन देख के आओगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी, कि टेंशन है जो टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। उसको कहते हैं टेंशन उतनी ही हो सकती है जितनी कि इलास्टिक स्ट्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ। ओके बच्चे, आगे हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बच्चे मैं आपको इसका इस सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बता देती हूँ, आपको यहाँ से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को करना है, आप इसको सिर्फ समझ लीजिए। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। लॉ नंबर 1 हमें क्या कहता है, कहते हैं हर एक बॉडी जो रेस्ट पे पड़ी है या फिर मोशन में है वो तब तक अपनी पोजीशन में रहेगी जब तक बाहर से आके उसको कोई फोर्स डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये तब तक अपनी रेस्ट पोजीशन पे है जब तक हम इसको मूव नहीं करेंगे, जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं या फिर मूव नहीं करेंगे, ये अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन में मूव कर रही है, ये तब तक मूव करे जाएगी जब तक इसको कोई रोकेगा नहीं या फिर कोई इसको इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स रोकेगी नहीं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, ट्रेन को जब तक अंदर से हम चलाए जा रहे हैं गाड़ी को, तब तक वो चलेगी ना। कार की एग्जांपल ले लो, कार को जब अंदर बैठा पर्सन चला रहा है तब तक तो वो चलेगी इंटरनल फोर्स की वजह से। जब उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो स्टॉप होएंगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे तब तक मूव करेगा या फिर रेस्ट पे रहेगा जब तक उसको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स आकर डिस्टर्ब नहीं करती। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार बता दिया। आगे आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आया है ये हम कब बता सकते हैं, कि अगर उसकी
पोजीशन का पता हो कि कितनी पोजीशन चेंज हुई है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज तब बता सकते इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्सेस एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स एक्ट। किसी चीज़ में कितना चेंज आया है, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू इट्स डायरेक्शन इनटू स्पीड, डायरेक्शन इनटू स्पीड। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे आर्टिकल्स में सभी एग्जांपल्स में थ्रू आउट योर सिलेबस काम आने वाला है, इसको ध्यान से करिए। टू एवरी एक्शन देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, पर हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल भी होएगा, जितना एक्शन हुआ उतना ही रिएक्शन, उसका अपोजिट रिएक्शन होएगा। ठीक है बच्चे, इन तीनों लॉज को बहुत ध्यान से कीजिएगा। इन फोर्स सिस्टम को आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर इनमें कोई डाउट आए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।